नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार सोनभद्र और मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 5,555 करोड़ से भी अधिक की अनुमानित इन परियोजनाओं के पीछे 2,995 राजस्व गांवों के 42 लाख आबादी को नल से जल यानी कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य साल 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति यानी कि हर घर नल से उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इस मिशन के अंतर्गत न केवल पेयजल बल्कि वर्षा जल, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जाना था। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पिछली सरकारों के प्रयासों पर गौर किए बिना शुद्ध पेयजल की आवश्यकता पर ध्यान दें तो भारत में विश्व की आबादी का तकरीबन 16% हिस्सा मौजूद है, जबकि देश में पानी पीने के लिए मात्र 4% हिस्सा है। लगातार गिरते भूजल और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जल संरक्षण में अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे में पीने योग्य पानी सब तक उपलब्ध कराना सरकार के सामने एक चुनौती है। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों ने बुंदेलखंड के सूखे हलक को तर करने के लिए 7 जिलों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू किया था। साथ ही प्रदेश के बॉर्डर एरिया में 8 जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी आदि में 44 परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है और 51 पाइपलाइन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। तथ्य यह भी है कि WHO और यूनिसेफ का मानना है कि विकासशील देशों में 80% बीमारियों के मूल में जल जनित बीमारियां हैं। जल जीवन मिशन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और लोगों की अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिशिर, जो वाटर हेड से हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। आप दोनों लोगों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कलहंस जी से बात आपसे ही शुरू करते हैं, और अगर सीधे तौर पर हम बिना किसी भूमिका के आपसे पूछें तो बुंदेलखंड इलाका और चाहे हमारा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का पहाड़ी इलाका हो, पेयजल की ज़बरदस्त किल्लत थी वहाँ पे। अगर बुंदेलखंड में पानी नहीं था तो शुद्ध पेयजल मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में नहीं था, आर्सेनिक की मात्रा अधिक थी। ये प्रधानमंत्री की कोशिश या केंद्र सरकार की ये कोशिश जो पाइपलाइन से हर घर को नल के माध्यम से जो है पानी देने की है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। बुंदेलखंड में जहाँ जल स्तर बहुत नीचे, जी, ज़्यादातर जो जल स्रोत वाटर बॉडीज़ हैं वो समाप्त हो चुके हैं, और जलवायु परिवर्तन के चलते बुंदेलखंड में बारिश लगातार कई साल का सूखा। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का इलाका जो है, ये जो सोन रीजन है हमारा, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन बावजूद इसके परिस्थितियाँ ऐसी कि वहाँ पर भरपूर तादाद में मछली होने पर भी आंध्र प्रदेश से वहाँ मछली मंगा कर खाई जाती थी, क्योंकि कंटामिनेशन इस कदर, जल में प्रदूषण इस कदर था। बहुत सारी बीमारियां इन क्षेत्रों में जल के प्रदूषण के चलते, और कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे जहां पर पेयजल की उपलब्धता बिल्कुल दुरुस्त थी। जी। तो उत्तर प्रदेश के इन जो 2 जिलों में जो 40 लाख की आबादी के लिए ये परियोजना चलाई गई है, ये इस क्षेत्र का एक तरीके से कहें तो, इससे पहले भी कई सारी योजनाएँ यहाँ चलाई गई, लेकिन वो योजनाएँ बहुत सारे कारणों की वजह से सफल नहीं हो सकें। जल जीवन मिशन जो है, जिसके तहत ये पाइप से जल पहुंचाने की परियोजना है, इसमें उन तमाम सारी परियोजनाओं की गलतियों को, उनकी कमियों को, उनको सबको देखने के बाद ये परियोजना बनाई गई, और इस परियोजना को अलग अलग चरणों में, जैसा आपने बताया, अभी उत्तर प्रदेश के किन किन हिस्सों में लागू किया गया, और कहाँ कहाँ के ग्रामीण पाइप लाइन बिछाकर और उसको पहुँचाने का प्रयास किया गया, ताकि एक ही ज़िले में या एक ही क्षेत्र में ऐसा ना हो कि किसी एक जगह पर अगर पानी की सप्लाई बाधित होती है तो पूरा उस परियोजना में बाधित हो जाए। तो इसलिए इसको कई चरणों में कई खंडों में किया गया। जी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज़रूरी हिस्से थे, जी, जिसमें पहले का आपने जिक्र किया बुंदेलखंड के उन जिलों का और बॉर्डर एरियाज़ के उन जिलों का, जहाँ पेयजल की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता दोनों सबसे ज़्यादा खतरे में थी, जिससे मानव जीवन खतरे में था। और जिन वाटर बॉर्न डिजीज़ की आपने बात की, उन पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं,
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, अलग अलग मेडिकल कॉलेजों ने अपने अपने स्तर पे कई प्रोजेक्ट भी चलाए हैं। कौन कौन सी बीमारियां जो हमारे सोनभद्र क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो एकदम नदी से सटा हुआ इलाका है उन्नाव तक में पेयजल की समस्या, शुद्ध पेयजल की, गुणवत्ता युक्त पेयजल की बिल्कुल। ज़बरदस्त वो है, आर्सेनिक का और कई उनका वो पाया जाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पाया जाना। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र में जो दोनों तरह की मार जहाँ पर थी, उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों, जी, उस क्षेत्र में इस परियोजना को शुरू किया गया है और बहुत कम समय में, मात्र 3 से 4 सालों में इसका लक्ष्य रखा गया है कि वो हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दे। जी, तो मुझे लगता है कि जो सबसे हमारा जो क्रिटिकल एरिया था, जी, उस क्रिटिकल एरिया में काम शुरू हुआ है। स्वयं प्रधानमंत्री के तरफ से इसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, और लगातार एक मिशन की तरह ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है। जिस तरह के मिशन मोड में हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने कई ऐसी परियोजनाएं आपने देखी होंगी। बिल्कुल। शौचालय का निर्माण एक मिशन मोड में किया गया और आपको गांव-गांव में कहीं भी उत्तर प्रदेश नहीं देश के किसी कोने में अगर आप टहलते हुए चले जाते हैं तो आपको सड़कों के किनारे गाँव में आपको उस परियोजना के तहत बने हुए शौचालय नजर आएंगे। इस तरह के कई जो मिशन मोड में, तो उसी तरह से इस काम को भी करने की ज़रूरत थी कि जिससे कम से कम हम अपनी आबादी को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करा पाएँ। और इसकी शुरुआत जो हुई है मिर्जापुर सोनभद्र। डॉक्टर से कई बातों की तरफ इशारा किया डॉक्टर कलहंस जी ने। जहाँ तक हमारी जानकारी है, कई सारी ऐसी योजनाएं जो है इसके पहले ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चलाई जाती रही हैं, जैसे स्वजल योजना थी या नीर निर्मल योजना थी। लेकिन ये योजनाएं अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो परवान नहीं चढ़ सकी। आज फिर से जैसा कि कलहंस जी ने कहा कि पुरानी तमाम सारे अनुभवों से सबक लेते हुए ये नई जो योजना लाई गई है, तो वो पुरानी कौन सी बातें थी जिनके कारण जो है ये योजनाएं जो है सफल नहीं हो सकी? बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस मंच पे आज के इस साझा करने के लिए हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। जी। जो ये ग्रामीण पाइप पेयजल योजना प्रधानमंत्री जी ने इसको भी इसका शुभारंभ किया है, इसका शिलान्यास करा है। एक तो बहुत पहले तो ये बहुत अपने आप में स्वागत का एक कदम है, और इसलिए भी क्योंकि जब SDG गोल 6 के अनुसार हम लोग को हर घर जो है पाइप पेयजल योजना के बाद SDG गोल 6 में ये की भी गई है और प्रधानमंत्री जी इसको 2024 तक का लक्ष्य बना रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा एक महत्वाकांक्षी ये परियोजना है। जो हम सीधे सवाल पे यदि आए कि ये जो पाइप पेयजल योजना है और जो पुराने दूसरे पाइप योजनाएं थी वो असफल क्यों हुई? हमें लगता है कि उसको सीधे तौर पे असफल कहना भी ठीक नहीं रहेगा जी। वो हर परियोजना अपने आप में एक लर्निंग एक दे के जाती है जी। और उस लर्निंग से शायद हम लोग एक परियोजना से सीखते हैं, फिर दूसरे परियोजना में उसकी खामियों को हम लोग लेके जाते हैं। चाहे वो स्वजल फेज़ 1 की बात हम कर रहे हों, उसमें एक बड़ा जो गैप था जन भागीदारी की बात उसमें मिसिंग था कि लोगों की भागीदारी उसमें कैसे सुनिश्चित करें, ये उस परियोजना में बहुत स्पष्ट नहीं था। अगर हम JJM का अगर हम गाइडलाइन देखें तो हम बहुत स्पष्ट पाएंगे कि ये जन भागीदारी की बात बहुत व्यापक स्तर पे कर रहा है। वास्मो का मॉडल है, चाहे वो आप भागीरथी की हम बात कर ले परियोजना की, चाहे नीर निर्मल की परियोजना की बात कर ले, हर एक परियोजना में अपनी कुछ खामियां रहती हैं, या उसकी खामियों को नहीं कहें, सीधे उसमें कुछ छूट जाता है, कुछ ऐसा एलिमेंट जो शायद हम लर्निंग के रूप में कहने का मतलब जन भागीदारी का जो लेसन था वो छूटा हुआ था। एक बड़ा ये पक्ष था कि ये जन भागीदारी की बात बहुत स्पष्ट रूप से इसमें नहीं थी। और जल जीवन मिशन में और जो ये अभी बुंदेलखंड विंध्य पाइप पेयजल योजना के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया, इसमें एक बड़ा जो कंपोनेंट है वो ये बात सुनिश्चित करता है कि कैसे हम इसको देखें। मेरा दूसरा पॉइंट इसके साथ में ये भी था कि जो दूसरी योजनाएं थी उसमें अभी जो हम स्वच्छ भारत मिशन के लर्निंग को अगर हम लेके चले तो एक बड़ा उसमें कंपोनेंट निकल कर आया था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। जी बिल्कुल। और जो अपशिष्ट जो तरल अपशिष्ट के रूप में हम बड़े मात्रा पे जो
गंदा पानी घरों के साथ में निकल के आता है और इस तरह से इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत ठोस जो है कोई इस तरह की बिल्कुल बात जो है। अपशिष्ट प्रबंधन पर भी आएंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल जो है कलहंस जी उद्घाटन किया, थोड़ा सा हमें वातावरण का भी यहाँ पे जिक्र करना होगा, क्योंकि ये जो पूरा कोविड-19 का काल रहा है, अगर एक आंकड़ों की तरफ हम गौर करें तो ये 5,555 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजना है। और हमारे जो मजदूर थे, जिनको प्रवासी मजदूर कहा जाता है, करीब 18 लाख उत्तर प्रदेश में लौट करके आए थे, जिनमें से 16 लाख जो है विनिर्माण के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर हम कहें तो वो अनस्किल्ड लेबर थी। ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के बाद ऐसा भी लगता है कि जो हमारा कोरोना पीरियड था जिसमें रोजगार लोगों के गए, उस रोजगार को भी उपलब्ध करवाते हुए जल हर घर तक पहुंचाने की, ये दोनों चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। देखिए, निसंदेह दोनों बातें हैं। एक तो इस परियोजना से जो हमारे प्रवासी मजदूर कामगार लौटे हैं उनका समायोजन होगा, सेवायोजन उनका होगा। और दूसरा एक कारण ये भी है कि पेयजल की उपलब्धता न होने की वजह से भी बहुत सारा पलायन भी हुआ है। बिल्कुल, खास तौर पर बुंदेलखंड के जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया, और इस क्षेत्र में भी जहां कल परियोजना शुरू की गई है, सोनभद्र और ये जो हमारा बिंद रीजन है, इस रीजन में भी जो पलायन जितना भी हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण जल हुआ है। बिल्कुल। अगर पेयजल नहीं है तो सिंचाई के लिए कैसे, पशुपालन के लिए कैसे, नहीं होगा, तो पशुपालन नहीं होगा। खुद व्यक्ति का जीवन इतना दुरूह हो जाता है कि बहुत सारे लोकगीत तक बने कि पेयजल की वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं। और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन को देखें तो शादियां तक लोग नहीं करते थे उन जिस गांव में पानी नहीं होता था कि हमारे घर की या हमारे गांव की लड़की अगर जाएगी तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व हैं। जहाँ इतनी बड़ी परियोजना अपने आप में बहुत सारा सेवायोजन का मौका देगी, वहीं बहुत सारे लोगों को अपने ही स्थान पर रोक पाने में भी सफल होगी। एक चीज और कलहंस जी, जिस तरफ डॉक्टर शिशिर ने इशारा किया था और कहा था जन भागीदारी जी, तो 3 कंपोनेंट एकदम इकट्ठा होते हैं। एक तरफ आपके पास परियोजना है और दूसरी तरफ रोजगार है और फिर जन भागीदारी। बिल्कुल मेरा मानना है कि इस तरह का जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जी, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, स्वच्छ भारत का मिशन हो, या पेयजल को लेके ये जो परियोजना है, बिना जन भागीदारी के केवल सरकार की नीतियाँ, सरकार का नीतियों को बना देना, धनराशि का उपलब्ध करा देना और आधारभूत ढांचे को खड़ा कर देना, केवल उस पर उसकी सफलता निर्भर नहीं करती है। सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर शिशिर, उन योजनाओं की जो खामियां जब देखी गई तो उसमें ये भी पाया गया कि बहुत कुछ इसमें जन भागीदारी का अभाव, उसकी वजह से भी वो योजनाएं फलीभूत नहीं हुई। और जो जल जीवन मिशन है, इस जल जीवन मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें जन भागीदारी, जो हमारा नागरिक समाज है, वो नागरिक समाज कितना आगे बढ़ चढ़कर कितना उसको ग्रहण करता है, ग्रहण करने के अलावा देता कितना है, कितना उसको इन्वॉल्व भी किया जाता है और उसको कितना वो इफेक्टिवली जो है वो मदद करते हुए वो अपने समाज के लिए कितना वो आगे बढ़कर उन योजनाओं को चलाता है। तो ये जन भागीदारी की आवश्यकता शायद जल प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वाधिक है। अगर आप देखें कि जो हमारे यहाँ नदियों का, जो हालांकि बहुत नगण्य के स्तर पर ही कह सकते हैं, लेकिन जो नदियों का पुनर्जीवन का काम हुआ है, जो तालाबों के पुनर्जीवन का काम हुआ है, जो कुएं बावड़ियों के पुनर्जीवन का काम हुआ है, ये किसी सरकारी प्रयास से ही नहीं हो सका है, बल्कि जन भागीदारी का ही सबसे बड़ी भूमिका रही। और वो ही कर सकते हैं किसी सरकारी मशीनरी के भरोसे बैठकर नहीं किया जा सकता। जल का संरक्षण करना, जल का प्रबंधन करना, जिसे आगे आप अभी बात करेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन से लेके हर चीज में डॉक्टर शिशिर, एक बात और सामने आती है, आप काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि 2 जिलों में हजार गांव को जो है घर तक पानी पहुंचाएंगे टैप वाटर से, प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर हमारा स्रोत क्या होगा, कहाँ से ले आएंगे पानी। हमारी चिंता इस बात को लेकर के है कि ज़मीन के नीचे का पानी हमारा जो है वो ख़त्म हो रहा है, और उसके अलावा आखिर इसको लेकर के क्या इसमें तकनीकी व्यवस्था की गई है और किस तरह से जल स्रोत जो है हमारा, उस पर क्या ध्यान दिया गया है। जी आशुतोष जी, मतलब ये बहुत ही प्रासंगिक ये सवाल है, और इसलिए भी क्योंकि आमतौर पे होता यही है। और पूरी दूसरी, आप अभी जस्ट पहले जो सवाल थे कि
खामियां दूसरी परियोजनाओं की कि हम अपने उस पाइप पेयजल योजना या जो भी योजना है उसका हम स्रोत क्या बना रहे हैं। जी ये बहुत स्पष्ट है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट कर रहा है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का रेट बहुत हाई है, तो बहुत तेज़ी से हमारा भूमि के नीचे का जल जो है वो सूख रहा है, कम हो रहा है। दूसरी तरफ सरफेस वाटर की गुणवत्ता अपने आप में एक चुनौती भरा है। जी तो यदि हम सरफेस वाटर को बना रहे हैं, एक सोर्स बना रहे हैं, तो उसके साथ में बहुत सारा हमारा ट्रीटमेंट का इशू उसके साथ में रहेगा। बिना उसको इंश्योर किए तो ये पाइप योजना नहीं होने वाली है। अब ग्राउंड वाटर को अगर हम देख रहे हैं तो इसके साथ एक बड़ा कंपोनेंट जुड़ता है सोर्स सस्टेनेबिलिटी का। जी ये अभी पिछले साल जो अटल भूजल योजना का एक तो रखा था सरकार ने, और फिर जल शक्ति अभियान के तहत में जो पूरा भूगर्भ जल संवर्धन के लिए जो पूरा प्रयास रहा है अभी तक का, तो हमें लग रहा है कि ये दो ऐसे एक प्रयास है सरकार के जिनको अगर और मजबूती से और व्यापक स्तर पे इसको अगर चलाया जाए गांव-गांव में, और हर मैकेनिज्म जो भी इसमें मशीनरी इन्वॉल्व है, तो ये जो सोर्स सस्टेनेबिलिटी का जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये सोर्स अभी हम ग्राउंड वाटर को बनाने वाले हैं, जी क्योंकि इस दो चीज़ें हैं, आप सिंगल वाटर विलेज स्कीम बनाने वाले हैं या मल्टी विलेज स्कीम बनाने वाले हैं। अगर मल्टी विलेज स्कीम बनाने वाले हैं तो हमारा सोर्स बहुत सस्टेन होना चाहिए, वेदर इट इज़ ग्राउंड वाटर या हमारा सरफेस वाटर। बिल्कुल शिशिर जी, एक थोड़े से डाटा है हमारे पास कलहंस जी, जो सरकारी तौर पर हैं कि 58 लोगों पर एक हैंडपंप हमारे पास उपलब्ध है। अब हैंडपंप कितना शुद्ध पानी दे रहा है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 40 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल की सुविधा जो है सुनिश्चित कर ली गई है, पिछले जो भी अभियान चले हों या अभी भी जो चल रहे हैं। प्रदेश में कुल व्यक्तियों की संख्या 2,69,739 है। नहीं, कुछ संख्या में परिवर्तन है। वर्तमान जनसंख्या हमारी 16,94,000 है। बस्तियों की संख्या जो है 2,59,739 है, और उसके साथ ही 97,494 गांव हैं हमारे पास। एक बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है, और उसके साथ ही करीब हमारे पास 1 लाख गांव हैं उत्तर प्रदेश में। हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाने की एक चुनौती है, और वो भी शुद्ध पेयजल। तो उसके लेकर के जो योजना संरचना की गई है, अगर हम देखें तो केवल 2 जिलों में ही जिस तरह से केंद्र सरकार ने भारी भरकम राशि का निवेश करना शुरू किया है, क्या कुछ देखते हैं कि किस तरह से ये परियोजना अपने आप को आगे लेके जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उस तरह की समस्या नहीं है। हाँ, एक समस्या तो मुझे ज़्यादातर जिलों में उत्तर प्रदेश में नज़र आती है जी, वो है प्रबंधन की, जी कि हमारे पास हम वर्षा जल को रोक नहीं पाते हैं, और उस वजह से हमारे जो तालाब, बावड़ियाँ और तमाम चीज़ें हैं वो रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। इवन हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उस पर भी असर पड़ता है। हम बहुत सारा पानी हम बह जाने देते हैं। बिल्कुल। हम गाँव के स्तर पर छोटे छोटे बांध बनाकर या और इस तरह की वाटर बॉडीज में उनको हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, वो समस्या है। ये ज़िले जिनको लिया गया है जल जीवन मिशन के तहत, जो पाइप वाटर परियोजना के तहत, ये ज़िले वो हैं जहाँ दोनों तरह की समस्या हैं। एक तो भूजल का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, जी, दूसरा जो प्राकृतिक जल स्रोत वहाँ के थे वो जल स्रोत या तो समाप्त हो चुके हैं या बहुत खस्ता हाल हो और चुके हैं। वर्षा जल का संचयन भी नहीं हो पा रहा वर्षा है। जल का संचयन नहीं, और चौथी बात यह है कि इन सभी जगहों पे और ज़्यादातर ऐसी जगहों पर ऐसा पाया गया है कि जो वाटर क्वालिटी होती है, जो पेयजल की गुणवत्ता है, वो बहुत ही ख़राब होती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये एक फोकस एरिया के तौर पर इन क्षेत्रों को लिया गया है। बाकी क्षेत्रों में दायरा बहुत व्यापक है। बाकी क्षेत्रों अगर में हम जाने से अगर हम पहले कलहंस जी केवल बुंदेलखंड की बात करें तो बड़ी पुरानी कहावत है वहाँ पर कि खेत खेत के ऊपर मेड़, मेड़ के ऊपर पेड़। कहीं ना कहीं वो सिंबॉलिक ही नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल था कि जब चौड़ी मेड़ होंगे, उस पर पेड़ लगे होंगे छायादार, तो पानी का जो बिल्कुल बचाव है वो ज़्यादा, खेत में नमी ज़्यादा टाइम। देखिए, बुंदेलखंड का कोई नया वो एक पठारी इलाका है जी, और उस पठारी इलाके में हमेशा पानी की जो दिक्कत रही है, इसीलिए शायद बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा तालाबों का और झीलों का, बावड़ियों का इलाका बनाया गया था। तो जो हमारे पुरानी पीढ़ी थी उसने इसकी भरपूर व्यवस्था की थी। हम उसको सहेज कर नहीं रख पाए, हमने उन्हें नष्ट होने दिया, या हमने उस साजिश के हम हिस्से बने कि जिसने उसे नष्ट किया। वहाँ पर जो आपने भी बताया कि खेत खेत के मेड़ के ऊपर पेड़, तो हमने काट लिए। वो जो पुरानी बातें कही जा रही थी या जो पुरानी परिपाटी थी, उस परिपाटी से दूर हटने का नतीजा रहा। शायद इसीलिए सरकार को आज बुंदेलखंड
की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल ही है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के जो ये 7 ज़िले हैं बुंदेलखंड के जो आते हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें से शायद कोई ज़िला ऐसा हो जहाँ पर आप ये कह सकें कि हाँ यहाँ पर पेयजल की उपलब्धता प्रचुर है। सारे के सारे ज़िले डॉक्टर से सिर्फ कुछ यहाँ तक कि जो सदा नीरा कहे जाते थे ज़िले जो हमारे बुंदेलखंड के, वहाँ की हालत ऐसी है कि वहाँ पर टैंकर से पानी जाने की नौबत आती है। और जिस परियोजना का भी जिक्र किया स्वजल की, उस परियोजना जब जल के बारे में शायद पहली बार सोचा ही गया था तो हमारे उन्हीं क्षेत्रों के बारे में सोचा गया था और वहीं पर विश्व बैंक की मदद से उस तरह शुरू की गई थी। जी डॉक्टर से मेरा बस इस पे ये जो आपका सवाल था कि इसके अगर सफल होने के लिए अगर हम देखें तो सर्विस लेवल बेंचमार्क की बात जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि हम हर घर पेयजल योजना पहुँचे, पाइप वाटर सप्लाई हो, उसमें उनका जो आप 50 LPCD कह रहे हैं, आप 70 LPCD कह रहे हैं, या ग्रामीण परिक्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हम 135 LPCD कह रहे हैं, मतलब जो भी हम बेंचमार्क तय कर रहे हैं वो बेंचमार्क हम इंश्योर कैसे करने वाले हैं। और थ्रू आउट द ईयर आपका पूरा 365 दिन हम उसको कैसे उस सर्विस लेवल बेंचमार्क को इंश्योर करेंगे, हमारे ब्रेकडाउन्स को कैसे हम उसमें इंश्योर करेंगे कि वो किसी भी तरह का ब्रेकडाउन्स उसमें ना हो। और दूसरा उसके साथ में एक बड़ा मुद्दा है क्वालिटी इंश्योर करने का। और वाटर क्वालिटी का मुद्दा इसलिए जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का जो लिया गया है, यहाँ पे फ्लोराइड का एक इशू बड़ा है, हाई फ्लोराइड एरिया है ये। अब वन टाइम और फ्लोराइड के साथ में कुछ और भी टेक्निकल चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जहाँ कंसंट्रेशन लेवल पानी का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, फ्लोराइड रेट वहाँ बढ़ जाएगा। तो रिचार्ज अगर हम जो कालन जी भी बात रख रहे थे कि जिस तरह से हम अपने वाटर मैनेजमेंट को यदि नहीं सुनिश्चित करेंगे तो ये जो वाटर क्वालिटी इश्यूज हैं इनको भी एड्रेस करना एक मुश्किल होगा जी। तो ये तो हो गई। दूसरा ये भी है कि हमको हाउस होल्ड लेवल पे मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या होंगी अगर हम पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। मतलब स्थानीय स्तर पे, घरेलू स्तर पे भी हमको पानी की गुणवत्ता के लिए लोगों को, मतलब लोग जो है एक पीएच, यदि हम सिंपल सा कहें कि एक पानी की गुणवत्ता के लिए पीएच की माप कर ले, लेकिन पीएच से आम व्यक्ति क्या समझता है, बिल्कुल, और बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन वो आम व्यक्ति कनेक्ट नहीं कर पाता है। यदि तो हम एक गुणवत्ता की बात आम लोगों तक उनके बोलचाल में, उनके तरीके से यदि हम नहीं समझा पाएँ और न समझ पाएँ तो शायद वो गुणवत्ता वाली बात बहुत स्ट्रांगली एड्रेस नहीं हो पाएगी। चाहे आप फ्लोराइड रिमूवल ट्रीटमेंट प्लांट करवा लें, चाहे उसके लिए दूसरे, वो बाद में आके एक लेवल के बाद में उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का इशू एक बड़ा बनेगा। तो इसमें शुरू से ही जो मैंने बात पहले उठाई थी कि यहाँ पे जन भागीदारी की बात हम कह रहे हैं, तो चाहे जलचौपाल का मॉडल हो उसके माध्यम से लोग समझें या समझाएं, और अपने स्थानीय स्तर पे जो भी उनकी स्ट्रैटेजी बन रही है, जो भी रेमेडियल अप्रोच उनको अपनाने हैं, जो भी उनको तरीके अपनाने हैं, उसमें उनको जाना चाहिए। और यही एक मॉडल जो है वो सस्टेन मॉडल जो है बन के आएगा अगर इस पे जो है स्थानीय शासन और व्यवस्था और जो चाहे इनको SWSM को और इनको लेके इसको आगे जाना है प्रदेश में और नीचे स्तर पे, पंचायत स्तर पे, तो यदि ये इंश्योर होता है, BWSC जैसी संस्थाएं मजबूत होती हैं। बिल्कुल। कलन जी, बहुत छोटे में आपसे जवाब चाहेंगे, बात बार बार घूम करके वहीं आ रही है कि जन भागीदारी, किसी परियोजना के साथ जब तक जन भागीदारी नहीं होती तब तक उसकी सफलता, ऐसा नहीं है कि भारत में इसके अभिनव प्रयोग नहीं हुए हों, पल्स पोलियो के टीकाकरण का अभियान रहा हो, या घर घर जाकर के हम मतदान की ही बात ले लें, वोटर पर्ची पहुंचाने की बात लें, जो भागीदारी लोगों की सुनिश्चित होती है वो मूर्त रूप से वो सफल होती है। आज पर कह सकते हैं कि पोलियो हमारे देश से जा चुका है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ख़ास तौर पर स्वास्थ्य, खाना, पानी, ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं कि जहाँ पर जन भागीदारी के बिना सफलता की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि जन भागीदारी इसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये चीज़ जीवन से इतनी ज़्यादा जुड़ी है, जैसे जल ही जीवन है कहा जाता है। बिल्कुल। तो अपने जीवन के लिए लोगों को इकट्ठा करना, लोगों के बीच में चेतना लाना, लोगों को जागरूक करना, लोगों से उस दिशा में काम करवा लेना, ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत कि हर जल से जुड़ी हुई अगर परियोजना में जन भागीदारी का सवाल सबसे अहम रख दिया जाए। तो ज़्यादातर जगहों पे जो कामयाब जो जल प्रबंधन के प्रयोग हुए हैं, कामयाब जो जल संरक्षण के प्रयोग हुए हैं, वो सब जन भागीदारी से ही हुए हैं। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो हमारा ये जल जीवन मिशन है, ये जो हमारी परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश के दुर्गम और दुरूह इलाकों में जो लागू की जा रही हैं, यहाँ पर जन भागीदारी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इस तकलीफ को झेल रहे हैं लगातार। बिल्कुल कलहन जी, आज से लगभग 25 साल पहले या 25 या 30 साल पहले यही चर्चा अगर हम इस स्टूडियो में कर रहे होते तो लोग ये कहते कि एक अनायास की समस्या क्रिएट की जा रही है। लेकिन जल
और जल की कमी और ख़ासतौर पर शुद्ध पेयजल हमारे दरवाजे की घंटी बजा रहा है और हमें चेत जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं चेते तो उस दुरूह स्थिति में हम और हमारा पूरा मानव समाज फंसेगा, जहां पर पानी पीने के लिए हमें तरसना होगा। इसलिए सरकार के जो भी अभियान हैं, जो भी परियोजनाएं हैं, उसमें सशक्त भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। और जल जीवन है, इसलिए जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना है। आप सब स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।